दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 60% सिलेबस को कवर कर लिया है। आज मैं आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारत का इतिहास जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। आपको पता है कि हमारे सिलेबस में 1857 से लेकर के 1950 तक की घटनाओं को पूछे जाने का जिक्र किया गया है। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। आपको बताना है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनी। तो बताइए इसमें से किसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। तो देखिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ठीक है ना। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देख लेते हैं कब से कब तक है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वह है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, ठीक है ना। बहुत विवादित कार्यकाल रहा है, लेकिन विकास के भी बहुत काम अंग्रेजों के हिसाब से, ठीक है, विकास के भी बहुत काम इसने किए थे। लॉर्ड कर्जन ने विकास का मतलब जो अंग्रेजों के हित में हो उसी विकास की बात है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था, ठीक है। जबकि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था। यह पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। और यह पहली बार था कि जब भारत में किसी गवर्नर जनरल ने ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए, उनकी मरम्मत पर ध्यान देने के लिए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लागू हुआ था, आया था 1904 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था और इसने पहली बार, देखिए पहली बार ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? पहली बार ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए 50,000 पाउंड, कितना? 50,000 पाउंड की धनराशि, ठीक है, धनराशि पहली बार ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए 50,000 पाउंड की धनराशि जो है, इसका आवंटन, धनराशि का आवंटन किया। किसने किया? आवंटन किया किसने किया? कर्जन ने, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 ईस्वी में आया और 1899 से 1905 के बीच का जो कार्यकाल था वो लॉर्ड कर्जन का था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में यह एक्ट आया, ठीक है। तो प्रश्न 1 हो गया, इसका उत्तर है सी ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। अब देखिए ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। एक, किस अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो किसके समय में, कौन सा उस समय गवर्नर जनरल था, यह प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न इसी से आता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि नियमित जनगणना, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न है और तब से, जब से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई तब से आज तक वो जनगणना का क्रम चला आ रहा है, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी, यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो बताते हैं किसकी हुई थी। पहले आप बताइए, लॉर्ड डर्फरिन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी या लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। जल्दी सोच के बताइए। तो देखिए भारत में अंग्रेजों के समय में जो पहली जनगणना होती है उसका जो प्रमाण मिलता है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय में जो पहली जनगणना हुई वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कितना है? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से लेके 72 तक, ठीक है ना। तो पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के अंतिम दिनों में, जैसे 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, ठीक है ना। 1872 ईस्वी में पहली जनगणना प्रारंभ होती है और वह कार्यकाल किसका था? वह कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न जो आता है, नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में किसके कार्यकाल में शुरू हुई। तो भारत में अगर नियमित जनगणना वाला प्रश्न आता है तो यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में
भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई? और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और तब से आज तक जनगणना का ये जो क्रम है ये लगभग बना हुआ है। बीच में इस वर्ष जो है चूंकि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण कुछ वजहों से अभी की जनगणना नहीं हो पाई, नहीं तो 1881 से लेकर के रेगुलर 10 वर्ष में जनगणना नियमित रूप से होती रही है। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई 1872 में, और जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। ठीक है, आज देखते हैं तीसरा प्रश्न आज का। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? आपको बताना है कि जो ब्रिटिश का राज्य क्षेत्र था उनका जो राज्य विस्तार है आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद में जब 1858 के अधिनियम की घोषणा हो गई उसके बाद से थोड़ा राज्य विस्तार की प्रगति बहुत धीमी रह गई थी। तो प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो ऑप्शन है डफरिन के समय में, ऑप्शन बी है डलहौजी के समय में, ऑप्शन सी है लिटन के समय में और ऑप्शन डी है कर्जन के समय में। तो आपको बताइए कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए 1885 में क्या होता है, 1885 का कार्यकाल याद करते हैं कि 1885 में आपको पता है कि इसी समय कांग्रेस की स्थापना भी हो जाती है। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। क्या होता है? 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और 1 जनवरी 1886, इस तिथि को याद रखिएगा, 1 जनवरी 1886 को क्या होता है, बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। इसको बर्मा को ये बर्मा है, वर्मा नहीं है, बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध का अगर आपसे तिथि पूछे तो कब हुई? 1885 ईस्वी में। ठीक है ना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात 1 जनवरी 1886 ईस्वी को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। ठीक है ना, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। यही अंग्रेजों की आखिरी विजय थी। 1885 में जो बर्मा की विजय थी यह आखिरी विजय थी और इसे जो है अंतिम प्रमुख विस्तार, मतलब ठीक ठाक राज्य को अपने आहरण में लेना, अपने अधिकार में लेना, तो अंतिम प्रमुख विस्तार कौन सा था? वो यही था। ठीक है, बर्मा का युद्ध और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिलाया जाना, यह अंग्रेजों का अंतिम प्रमुख विस्तार था। ठीक है ना, मजे की बात यह है कि इस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो इस बात को याद रखिएगा। 1885-86 में जब आंग्ल बर्मा का युद्ध हुआ तो बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ठीक है, 1 जनवरी 1886 को, और यह ब्रिटिश भारत का अंतिम प्रमुख विस्तार था। लॉर्ड डफरिन उस समय क्या था? लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, इस ऑप्शन को याद रखिएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आज के चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? आपको बताना है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। ऑप्शन 1 है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो आपको बताना है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, और आपको पता है कि सिक्किम जो है नेपाल और भूटान के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है। ठीक है ना, छोटा सा राज्य था और उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक है ना, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था वह भारत में मिला लिया गया। ठीक है ना, तो आपको पता है कि सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ वो किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, जेम्स एंड्रयू रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? आपको बताना है जेम्स एंड्रयूज रेमजे यह भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम है? तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड नॉर्थ और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो आपको बताना है जेम्स एंड्रयूज रेमजे
भारत में किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो बताइए किसका था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे किसका नाम था? तो यह नाम था डलहौजी का, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे, ठीक है ना। तो इन्हें याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहते हैं, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहते हैं? अर्ल ऑफ डलहौजी, अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है ना। अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। यह गवर्नर जनरल बनके जब भारत आया तो उनका वास्तविक नाम जो है, देखिए 1848 में यह गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, ठीक है ना। और उसका वास्तविक नाम क्या था? एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतना बहुत है कि इस जेम्स एंड्रयूज रैमजे के नाम से किसे जाना जाता था? तो यह जाना जाता था लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? आपको बताना है कि इसमें से किस वर्ष बंगाल से जो दासों का निर्यात होता था उसे रोक दिया गया, ठीक है। तो बताइए। ऑप्शन ए है 1764 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1789 ईस्वी, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1868 ईस्वी। तो बताइए कि किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो देखिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन क्या है? 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल के दासों को निर्यात को रोक दिया गया था, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया? तो 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। तो बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए है हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध दिया है। ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध दिया है। ऑप्शन सी है लॉर्ड बेलीजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दिया है। और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दिया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह है डी ऑप्शन, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में नहीं हुआ था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1817-18 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817-18 में हुआ था। और इस समय कौन था? इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखिए ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल था, यह इस समय भारत का लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1817-18 में जो है यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में और इस समय हेक्टर मुनरो था, ठीक है, यह सही है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, हेक्टर मुनरो उसके साथ सुमेलित है, सही है, ठीक है। इसी के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। दूसरा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है। और आंग्ल नेपाल युद्ध का जो कार्यकाल है वो कितना है? 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में और इस समय बेलेजली गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखिएगा, ये तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक है। जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, ठीक है। और देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का मिलान करने को रहता है और उसमें हर बार यही प्रश्न रहता है कि किसका युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यही लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला सही सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में रखा गया था, हुआ था, लड़ा गया था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? आपको बताना है कि इसमें से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर दें। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? उसने किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में, कब? 1765 ईस्वी में
ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए इसके समाप्त करने की बात आती है तो 1772 ईस्वी में, कब? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में द्वैत शासन प्रणाली को बंगाल से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, अब देखिए उस समय दो दीवान नियुक्त किए गए थे। राजा सिताब राय बिहार के दीवान थे। कौन? सिताब राय। सिताब राय कहाँ के थे? बिहार के दीवान थे। बिहार और बंगाल में दो दीवान नियुक्त किए गए थे, सिताब राय और मोहम्मद रजा खान। ठीक है, मोहम्मद रजा खान। इन दोनों दीवानों को, मोहम्मद रजा खान, ये कहाँ के थे? ये बंगाल और बिहार के दो दीवान नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना, बंगाल व बिहार के दो दीवान नियुक्त किए गए थे, राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खान। ठीक है, तो इनको मतलब निलंबित कर दिया गया और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब द्वैत शासन प्रणाली के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इतना ही जानिए। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वारेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आज का नवा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, पॉइंट 1 है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, पॉइंट 2 है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो केवल एक सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, और न तो एक और न ही दो सही है। तो आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। देखिए अपनी पिछली वीडियो में हमने गवर्नर जनरल के बारे में बात की थी और मैंने आपको डिटेल में बताया था। देखिए बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, और कल ही मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है ना, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना, इसके द्वारा क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसका? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो विलियम बेंटिक उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि वारेन हेस्टिंग्स वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, तो देखिए केवल दो ऑप्शन सही है, बी सही है। ठीक है ना, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, याद रखिएगा इसे। अगला देखते हैं, 10वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है कि महाराष्ट्र में जो विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन ए है विष्णु परशुराम पंडित ने, ऑप्शन बी है BM मालाबारी ने, ऑप्शन सी है गोपाल हरि देशमुख ने, और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु जो अभियान चलाया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रथम अभियान का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का जो नेतृत्व किया था वह किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया था 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में इन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? विडो रिमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन, विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने किया था? ये विष्णु परशुराम पंडित ने किया था ना।
विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में 1850 ईस्वी में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ बी एम मालाबारी का नाम दिया है। बी एम मालाबारी किससे संबंधित है? बी एम मालाबारी का जो संबंध था वह बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए, किसका? बाल विवाह प्रथा के ये विरोधी थे और बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए, ठीक है, वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, ठीक है, समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया था? आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन सही है उसमें। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो यह गलत है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, ठीक है। और देखिए बंबई के इस अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था, इस बात को भी याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, बंबई में हुआ था, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। पहले इसका आयोजन कहाँ होना था? पहले इसका आयोजन होना था पुणे में, ठीक है, पुणे में होना था, लेकिन वहां क्या हुआ? हैजा फैल गया था, इसलिए वहां से इस कार्यक्रम को निरस्त करके फिर बंबई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है ना। तो पहला कथन गलत है। दूसरा अधिवेशन 1876 में हुआ, 86 में हुआ था, सॉरी। दूसरा कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था, ये देखिए पहला अधिवेशन 1885 है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, ठीक है। और 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, यह भी बात सही है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट सही है, ठीक है ना। दूसरा कथन सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था और यह 1886 में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता किया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन था। और देखिए अक्सर पूछा जाता है कि लखनऊ जो सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और इसका मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, इसकी अध्यक्षता के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों जुड़ गए थे, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार 2 और 3 सही है, यानी केवल पहला ऑप्शन गलत है, तो सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 विकल्प सही है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक है ना। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज और जान लेते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी ने तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी थी? तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की, ठीक है। तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ठीक है। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1887 ईस्वी में, मद्रास में हुआ था,
ठीक है। 1887 ईस्वी में मद्रास में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यह आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। सी ऑप्शन सही है, रहीमतुल्लाह सयानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और इन्होंने 12वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 12वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था। और 12वां अधिवेशन हुआ कहाँ था? यह हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, इस बात को नोट करिएगा। और कलकत्ता में 1896 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1896 में 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने की थी। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो पहले बदरुद्दीन तैयब जी थे, दूसरे नंबर पे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13वां प्रश्न देखते हैं, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी है मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है बी आर सिंधे। तो जल्दी से बताइए कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुकुंदराव पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल, ठीक है ना। और इन्होंने जो है 1910 के बाद ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर के इन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। और यह जो है एक ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण विरोधी व कांग्रेस विरोधी, ठीक है, कांग्रेस विरोधी, ब्राह्मण विरोधी व कांग्रेस विरोधी, यह जो है बहुजन समाज क्या था? यह ब्राह्मण विरोधी था और कांग्रेस विरोधी था, ठीक है ना। और इस आंदोलन में, यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। कौन सा? ये बहुजन समाज जो आंदोलन था, यह सामाजिक विघटन को बढ़ावा दिया और यह जो है क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थक हो गया। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य का इसने समर्थन कर दिया, ठीक है ना। तो ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थक हो गया, यह बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसको संरक्षण भी किसने दिया था? इसने दिया, ये जो है, देखिए इसके संरक्षण के बारे में बताते हैं। देखिए, कोल्हापुर के साहू महाराज ने जो है इसे संरक्षण प्रदान किया था। किसने? कोल्हापुर के साहू जी महाराज ने, साहू जी महाराज ने महाराज ने साहू जी महाराज ने इसे समर्थन दिया था, इसे समर्थन दिया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे। और यह समाज जो था वह ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थक था, जबकि ब्राह्मण विरोधी व कांग्रेस विरोधी था। और इसे कोल्हापुर के साहू जी महाराज ने इसे समर्थन दिया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 13वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, मुकुंदराव पाटिल, ठीक है। अब 14वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है राधाकांत देव और ऑप्शन डी है आनंद मोहन बोस। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है अक्टूबर 1851 में। कब हुई? अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1851 में। और कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। अब इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? संस्थापक सदस्य, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो यह थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। साथ ही देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है, इसके संस्थापक। उसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी भी इसके संस्थापक थे, ठीक है। और उसके बाद कौन थे? राजेंद्र लाल मित्र, ठीक है, राजेंद्र लाल
राजेंद्र लाल मित्र भी इसके संस्थापक थे। ठीक है ना। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी राधाकांत देव ने। ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? राधाकांत देव थे। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य थे राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी व राजेंद्र लाल मित्र। ठीक है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है, राधाकांत देव। ठीक है। 15वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि इनमें से प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक सदस्य कौन थे। तो ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे। तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज संस्थापक के संस्था के संस्थापक कौन थे इसमें से। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है। तो जल्दी आंसर बताएं। अब देखिए जो प्रार्थना समाज है ना, प्रार्थना समाज की जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना कब हुई? देखिए इसकी तिथियां पूछता है, सन पूछता है, इसलिए मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूं। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और ये कहाँ हुई? बंबई में। स्थापना कहाँ हुई? स्थान क्या है प्रार्थना समाज की स्थापना का? यह है बंबई। ठीक है। और यह आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किसने इसको स्थापित किया था? बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना की थी। संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। बाद में जो है 1869 ईस्वी में 1869 में इसमें एमजी रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे या इसे कहते हैं एमजी रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे 1869 में इस संस्था से जुड़ गए। ठीक है ना। जुड़ गए 1869 में एमजी रानाडे। ठीक है ना। जुड़े और इसके मुख्य संचालक बन गए। तो देखिए इसमें चूंकि आत्माराम पांडुरंग का नाम नहीं दिया है और एमजी रानाडे का नाम दिया है तो एमजी रानाडे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हो जाएगा एमजी रानाडे, जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में हुई थी और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 1869 में एमजी रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे इससे जुड़े और इसके मुख्य संचालक बन गए। ठीक है ना। तो देखिए एक सामाजिक सुधार आंदोलन था प्रार्थना समाज। ठीक है। और 19वीं शताब्दी के अंत तक यह आंदोलन जारी रहा, चलता रहा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।